हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जनरल साइंस को शुरू कर रहे हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर जितनी भी जनरल साइंस पूछी जाती है उनमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो 9th और 10th के एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे। और आज की वीडियो हम जो है क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। और दोस्तों, इसमें मैंने जो है कुछ खास पॉइंट जो है वो हाईलाइट कर रखे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइटेड पॉइंट है उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी पॉइंट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा। और मैंने दोस्तों यकीन मानिए कि सभी पॉइंट्स को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के इन पॉइंट्स को जो है नोट्स बनाए हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपसे एक भी पॉइंट मिस ना हो और आपके एग्जाम में जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के हमारे वीडियो की। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग या हमारे आसपास के पदार्थ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट कर रखा पॉइंट वो कौन सा है कि प्राचीन भारत के जो दार्शनिक है उन्होंने अपने तत्व है वो 5 मूल तत्वों को पंच तत्वों के रूप में विभाजित किया। और पंच तत्वों में किस किस को शामिल किया है? वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पदार्थ के कणों के बारे में। जो भी पदार्थ है, भले वो ठोस है, भले वो द्रव है, भले वो गैस है, जितने भी पदार्थ है वो किसके मिलकर बने होते हैं? वे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कणों के गुण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कणों के पदार्थ के कणों के क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहला होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनके बीच में हमेशा क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। और रिक्त स्थान जब होता है, एक दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, तो कण उन रिक्त स्थानों के अंदर क्या करते हैं? गति करते हैं। तो रिक्त स्थान होता है और रिक्त स्थानों में कण अपनी जो है एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। और तीसरा पॉइंट अपन आप याद रखोगे कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण होता है, यानी कि अट्रैक्शन होता है। दो से ज्यादा जो कण है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा पॉइंट जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये जितने भी खाली आपको पेज दिख रहा है कि इसमें जो मैंने हाईलाइट पॉइंट नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ मैंने पढ़ा है और मेरे को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे नहीं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया है। मोस्ट ऑफ दी जो क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलापों के बारे में हम लोगों को इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, आपको पता है। ठोस अवस्था होती है, एक द्रव अवस्था होती है, एक गैस होती है। लेकिन दोस्तों 2 और अवस्थाएं होती है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 और अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक चौथी अवस्था होती है जिसका नाम है प्लाज्मा। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था होती है जिसका नाम होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग क्या याद रखते हैं कि ठोस अवस्था का जो है निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, संपीडितता बिल्कुल नगण्य होती है और स्पष्ट सीमाएं होती है। यानी कि आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीडितता का मतलब है उसके ऊपर फोर्स लगा कर उसको जो है संपीडित किया जा सकता है, उसको जो है दबाया जा सकता है। तो ठोस के कणों को और जो है फोर्स लगा के दबाया नहीं जा सकता। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं और ज़्यादा बल लगा देंगे तो ठोस जो है आकार से टूट जाते हैं। यही भी एक ठोस की जो है प्रॉपर्टी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ठोस आकार के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। तो उनका आकार निश्चित होता है, उनकी सीमाएं स्पष्ट होती है, उनके अंदर संपीड्यता होती नहीं है, होती है तो बहुत नगण्य होती है, और उनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। बात करें दोस्तों द्रव अवस्था के बारे में, तो द्रव अवस्था में क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है दोस्तों। तो आकार निश्चित तो नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में रखा जाए वे उसका आकार ले लेते हैं। आप अगर पानी है तो पानी को आप बर्तन यानी कि आप केतली में डालोगे तो केतली का आकार ले लेगा, कप में डालोगे तो कप का आकार ले लेगा, यानी कि इनका आकार निश्चित नहीं होता लेकिन इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है।
उसके बाद बात करें दोस्तों, ये पॉइंट है जो बीच में मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसका नाम, ये पॉइंट है जलीय जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि सारे पौधे, सारे जंतु जो है श्वास लेने के अंदर या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और हमारे वायुमंडल में लगभग 28% जो है वो ऑक्सीजन पाई भी जाती है। लेकिन क्या है कि जब जो जीव जंतु जो जल के अंदर रहते हैं, समुद्रों के अंदर या फिर तालाब के अंदर जो मछलियां वगैरह रहती है, ये कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं? तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि हमारा जो जल है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जो आणविक सूत्र होता है वो होता है H2O। यानी कि हमारे जल के अंदर जो है पानी ऑलरेडी होता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, और इस पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को जो है वो सांस के रूप में प्रयोग करते हैं कौन? जलीय जंतु। ठोस की अपेक्षा द्रव अपने कणों के अंदर रिक्त स्थान जो है अधिक होता है। रिक्त स्थान की बात की जाए मतलब कण कितने दूर दूर है, तो यहाँ से आप छोटा सा इमेज, मैंने यहाँ पे आपको इमेज कर रखा है, आप पहले इनको देखें। ये कण देखो, सबसे पास में कौन किसके कण हैं? सबसे नज़दीक कण किसके हैं? ठोस के। फिर उसके थोड़े दूर किसके हैं? ये द्रव के हैं। और गैसों के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं। तो सबसे नज़दीक कण है, इसका मतलब ये मजबूत होते हैं, और इन कण जो है गतिशील भी कम होते हैं, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी, गति कहाँ करेंगे? तो ठोस पदार्थ के जितने भी कण होते हैं वो गतिशील कम होते हैं। और द्रव पदार्थ में थोड़ी सी जगह होती है तो वे गति तो करते हैं लेकिन इतनी गति नहीं कर पाते, तो गतिशील कम होते हैं। लेकिन गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए अनियमित और बहुत ही तेज गतिशील होते हैं। वापस आते हैं दोस्तों अपने पॉइंट पर, द्रव अवस्था में। उसके बाद दोस्तों द्रव अवस्था के बाद हम लोग पढ़ते हैं गैस अवस्था में। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता जो है काफी अधिक होती है। संपीडितता यानी कि जो कण होते हैं दूर दूर, उन कणों के ऊपर फोर्स लगा के उनको नजदीक ला सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं संपीडितता। तो द्रव और ठोस के कण तो ऑलरेडी नजदीक नजदीक होते हैं, लेकिन गैसों के जो कण है वो दूर होते हैं, इसलिए इनमें संपीडितता का गुण अधिक पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दो प्रकार की गैसें होती हैं। इन गैसों की फुल फॉर्म जनरली कई एग्जाम्स में पूछी जाती है, हालांकि याद होती है सारे बच्चों को, लेकिन फिर भी सुन ले। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और जो सीएनजी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। उसके बाद दोस्तों इस इमेज को हमने पढ़ लिया। इस ठोस के कण जो है ज्यादा पास होते हैं, द्रव के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। उसके बाद बात करें कि गैस के कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये बर्तन, जिस बर्तन में गैस होती है, वे गैस के कण क्या करते हैं? बर्तन की दीवारों पर बल लगाते हैं। बर्तन की दीवारों पर बल लगाते हैं, और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, मतलब किसी इतने से क्षेत्रफल पे वे गैस के कण कितना बल लगा रहे हैं, उसको हम लोग इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उसको हम लोग दाब कहते हैं दोस्तों। और दाब का मात्रक भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, दाब का मात्रक होता है पास्कल। बार भी दोस्तों एक जो है वो दाब का ही मात्रक होता है, लेकिन जो ऐसा ही मात्रक होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो मात्रक होता है पास्कल। तो बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं दोस्तों। दाब के बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व का मतलब होता है घनता, यानी कि कोई भी पदार्थ कितना घना है, यानी कि उसके कण जो है कितने अधिक पास पास में, आप ऐसे समझ सकते हो। अगर किसी पदार्थ के कण बहुत ज्यादा पास में, मतलब वो ज्यादा घना है, इसका मतलब उसका घनत्व ज्यादा है। और किसी के कण ज्यादा दूर है, मतलब वो कम घना है, तो उसका घनत्व भी क्या होता है? कम। जनरली आप अगर साइंस की टर्म के अंदर जो परिभाषा याद करना चाहते हो तो वो कहते हैं कि प्रति इकाई आयतन पर किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को जो है उसको क्या कहते हैं? घनत्व। प्रति इकाई आयतन पर जो द्रव्यमान होता है उसको क्या कहते हैं? उसको घनत्व कहते हैं, यानी कि डेंसिटी इक्वल टू होता है m/v। उसके बाद दोस्तों घनत्व का होता है फॉर्मूला द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो हमेशा आपको पता है कि किसके पदार्थ, किसके कण जो है ज्यादा पास होते हैं, तो कौन घना ज्यादा होता है? तो ठोस ज्यादा घने होते हैं, तो ठोसों का घनत्व ज्यादा होता है। उसके बाद घनत्व किसका होता है? द्रव पदार्थों का। और सबसे कम घनत्व जो किसका होता है? गैसीय पदार्थों का होता है दोस्तों। एक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, या फिर आपके भी कभी दिमाग में आया होगा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। सामान्यतः ठोस पदार्थों
का जो घनत्व है वो द्रवों से ज़्यादा होता है, या फिर द्रवों का घनत्व जो है वो ठोस से कम होता है, हमें पता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। अगर ठोस का घनत्व ज़्यादा है तो वो द्रव में डूब जाना चाहिए, लेकिन बर्फ तो पानी की सतह पर तैरती है। इसका क्या कारण है? इसका मतलब बर्फ है उसका घनत्व कम है। तो ये हम सब याद करते हैं कि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है। लेकिन बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम क्यों होता है, ये छोटा सा इमेज बना रखा है दोस्तों, यानी कि फॉर्मूला बना रखा है पानी का। या फिर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पानी के फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक और हाइड्रोजन होता है, फिर वापस ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, वापस ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वापस होता है। ऐसे इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। और जो एक अणु से दूसरे अणु के अंदर जो ये होता है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझें कि ये एक परमाणु है और ये 2 नंबर परमाणु है। इन दोनों के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसके बीच में भी हाइड्रोजन बंद होता है, और इनके बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंद। और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली जगह होती है, जो मैंने यहाँ बना रखी खाली जगह। तो ये पानी में भी होती है खाली जगह, ये बर्फ में भी होती है। लेकिन जब पानी बर्फ बनता है तो ये स्पेस जो होता है बीच का, ये बढ़ जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में जो 2 अणुओं के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और स्पेस बढ़ने से क्या होगा सर, आप समझते होंगे स्पेस बढ़ने से क्या बनता है। तो अगर स्पेस बढ़ गया तो यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और किसी भी पदार्थ का जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होने से उसका क्या हो जाता है, उसका डेंसिटी या उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग पॉइंट यही याद रखते हैं कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। बाकी सारे के सारे जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं उनका घनत्व जो है वो द्रवों से ज़्यादा होता है। इसलिए आप कभी लोहे की कील डाल दो या फिर लोहे की कोई भी चीज़ डाल दो तो वो पानी के अंदर डूब जाएगी। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए अपने को या तो तापमान में चेंज करना पड़ता है या उसके प्रेशर यानी कि दाब को चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि तापमान में परिवर्तन करके हम लोग पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब देखो, तो 3 प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं पहले आप मेरे यहाँ जो मैं बना रहा हूँ उसको समझे दोस्तों। ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक है, सबसे पहले देखें ठोस में हम लोग कहते हैं, मान लो बर्फ है, तो बर्फ को हम लोग गला के क्या बना सकते हैं, द्रव बना सकते हैं। यानी कि बर्फ का अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बर्फ का तापमान बढ़ा देंगे तो बर्फ क्या बन जाएगी, द्रव बन जाएगी, यानी कि बर्फ गल जाएगी। इसका मतलब एक गलनांक होता है। तो गलनांक क्या होता है? तो गलनांक के बारे में दोस्तों याद रखते हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी ठोस पिघल कर, या फिर द्रव भी हो सकती है या किसी भी प्रकार का ठोस, अलग अलग ठोस की जो है अलग अलग गलनांक होता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ठोस पिघलकर द्रव बनता है उस तापमान को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जो पदार्थ जल्दी गलेगा उसका गलनांक कम होगा, जो पदार्थ जो है वो बहुत टाइम लगाएगा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसका गलनांक ज़्यादा होगा। लेकिन अपन स्टैंडर्ड बात करें पानी के केस में, तो बर्फ होती है, बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन, केल्विन क्या है, केल्विन तापमान का क्या है, ऐसा ही मात्रक है। बाकी वाले हम तापमान के और मात्रक पढ़ते हैं, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट है, लेकिन जो केल्विन है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, ऐसा यूनिट है कौन सी, किसकी, तापमान की। तो 273 केल्विन जो है वो बर्फ का क्या होता है, गलनांक होता है। तो बताओ सर दोस्तों कि आप डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है वो किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। तो द्रव भी तो गैस में बदलता है। तो सर यहाँ भी तो कुछ ना कुछ जो है द्रव को गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, द्रव को उबालते हैं। तो उबालने को क्या बोलते हैं, उबालने को बोलते हैं दोस्तों क्वथन। यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाए उस तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और ऐसे ही वीडियो और कंटिन्यू आपको पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगला है, किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। मतलब अगर तापमान 0 डिग्री पर कोई बर्फ आ गई तो 0 डिग्री पर सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी, तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है।
तो उसके बारे में देखो दोस्तों। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा। नहीं तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें कि वायुमंडलीय दाब पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उस पर 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बहुत बार दोस्तों पॉइंट क्वेश्चन बनता है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। तो गुप्त ऊष्मा जो हमें नहीं दिखाई देती, तो क्या होती है गुप्त ऊष्मा कि मतलब वायुमंडलीय दाब पर और उसके गलनांक पॉइंट पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी जो है, जो बर्फ है वो द्रव में बदलेगी तो उसकी जो ऊष्मा जितनी ऊष्मा उसको चाहिए, जितनी उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। वैसे ही होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो अब कोई भी पानी है, द्रव है, अब द्रव का मान लो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो 100 डिग्री पर वो द्रव पहुंच गया तो अब वो क्या बनेगा, वो भाप बन के उड़ेगा यानी कि गैस बनेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर इस पानी को गैस बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस ऊष्मा को हम लोग कहेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और ये ठोस है अगर, यानी कि बर्फ है और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब पानी बन रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इस बर्फ को बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों संगलन की गुप्त ऊष्मा। आई होप दोस्तों पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं तो आप एक दो बार सुन सकते हैं इसको वापस ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी उबलने लगता है यानी क्वथन होता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ये मैंने पॉइंट आपको दोस्तों पहले ही क्लियर कर दिया, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 373 केल्विन होता है, अर्थात बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप यानी वाष्प के कणों में उसकी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा अधिक होती है। यानी कि अगर 100 डिग्री माने हैं तो 100 डिग्री में किसकी अधिक होगी ऊर्जा, पानी की या वाष्प की, तो वाष्प की ऊर्जा अधिक होगी, इसलिए पानी किस में चेंज हो जाएगा, वाष्प में। और 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने कभी देखा होगा कि सेम टेम्परेचर है, उसमें भी पानी है, उसी में वाष्प है, तो आप अगर हाथ डालोगे तो हाथ आपका पानी की अपेक्षा वाष्प में ज़्यादा जलता है, क्योंकि वाष्प के अंदर क्या होता है, वाष्प की जो है वाष्पीकरण की क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपका एक क्लियर हो गया कि पानी अपना जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो पानी की अपेक्षा भाप से हमारा कोई भी हाथ है या कोई भी शरीर का अंग ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि भाप के अंदर जो है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है वो ज़्यादा होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट क्या हमारा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को दोस्तों निक्षेपण कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुन लें कि ठोस का बदलने का क्रम क्या होता है, ठोस पहले द्रव बनेगा और द्रव क्या बनेगा, गैस बनेगा, जैसा हम पानी के केस में देखते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि ठोस द्रव में बदले बिना ही सीधे गैस में बदल जाता है, और कभी कभार गैस जो है वो द्रव में बदले बिना सीधे जो है वो ठोस में बदल जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, तो ठोस को द्रव के बिना सीधे गैस में बदलना हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सब्लिमेशन। और गैस का जो है सीधा ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है दोस्तों। तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ये तो हमने देख लिया दोस्तों तापमान का प्रभाव, यानी कि तापमान चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, कम करेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं किस प्रकार चेंज होगी। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों दाब में परिवर्तन होने पर पदार्थ की अवस्थाएं चेंज किस प्रकार होगी। तो दाब के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद रखते हैं, गैसों के चक्कर में या गैसों के संदर्भ में। आपको पता है गैसों के कण जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके ऊपर अगर प्रेशर लगा दें, इनके ऊपर दाब लगाएं तो गैसों के कण क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो गैसों के कण पास पास में आएंगे तो गैसों की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, तो गैस किस में बन जाएगी, द्रव में चेंज हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपके नीचे हाईलाइट कर रखा है, जो आप इसको देखें, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। जैसा आपने देखा होगा अपन घरों के अंदर जो LPG CNG यूज करते हैं, ये जो है ये द्रव अवस्था में होती है, लेकिन इनके अंदर गैस होती है।
लेकिन गैस को इतना कंप्रेस किया जाता है कि वो किस में चेंज हो जाती है, द्रव में चेंज हो जाती है। या फिर आपने कभी लाइटर देखा होगा, तो लाइटर के अंदर अपने को लिक्विड दिखता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं होता, वो क्या होता है, वो गैस होती है। परफ्यूम अपन यूज करते हैं, वो भी गैस होती है, लेकिन उसको इतना कॉम्प्रेस करके भरा जाता है कि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करने लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का एक यानी कि 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो, मतलब जो वातावरण का जो नॉर्मल दाब है, इस दाबमान पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बाहर निकालोगे तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में चेंज होगी नहीं, सीधे किस में चेंज हो जाएगी, गैस में। और सीधे गैस में चेंज होने के कारण हम लोग इसी कारण इसको क्या कहते हैं, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ड्राई आइस। ठंडी तो बहुत होती है दोस्तों, और आपने बहुत से कई एक्सपेरिमेंटल वीडियोस में ड्राई आइस को जरूर देखा होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है दोस्तों, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है, ठोस नाइट्रस ऑक्साइड को, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड को, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऐसे पूछा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का है, वो ये सबसे बॉक्स बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखें कि ठोस को द्रव में बदलना, द्रव को गैस में बदलना, और गैस को वापस ठोस में बदलना, तो ये प्रक्रम है, इसको याद रखें। तो प्रक्रम आप जो है अपनी छोटी सी ट्रिक या फिर आप नाम से याद रख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास बर्फ है, तो बर्फ कैसी है, बर्फ सॉलिड है, तो बर्फ को आप क्या करोगे तो वो द्रव बनेगा। तो आपको पता होगा कि दोस्तों की बर्फ अब गल जाएगी तो वो पानी बन जाएगी, यानी गलना मतलब संगलन। और अपने पास पानी है, उसको बर्फ बनाना है तो पानी को फ्रिज में रख दो, फ्रिज में पानी जो है वो जम जाएगा। तो द्रव से जो है बर्फ ठोस बनने को क्या कहते हैं, जमना। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला है दोस्तों, द्रव से गैस कैसे बनती है। यानी कि आपको पानी से भाप बनानी है, तो आप कहोगे उसको गर्म कर दो, तो गर्म करके भाप बन जाएगी, यानी उसको क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। और उस जैसे मान लो आप पानी को गर्म कर रहे हो, पानी भाप बन के उड़ रहा है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, तो ढक्कन लगाने से क्या होगा, पानी भाप बन के ऊपर उड़ेगा, ऊपर उस बर्तन से टकराएगा, तो वापस वो भाप जो है वो कम बढ़ जाएगा, या भाप की ऊष्मा खत्म हो जाएगी, तो पानी वापस क्या बन जाएगा, वो भाप वापस क्या बन जाएगी, पानी बन जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाप का पुनः पानी में बनना, उसको कहेंगे संघनन। तो गैस पुनः द्रव में बदल जाती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, संघनन कहेंगे हम लोग। और ये हमने पढ़ ही लिया कि ठोस जब बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित होती है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठोस जो है बिना गैस जो है बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे सॉलिड में परिवर्तित होती है, उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से द्रव्यमान, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या है, हमने पढ़ तो लिया दोस्तों कि क्वथनांक में जो है किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव पदार्थ में क्वथनांक वो पॉइंट होता है जिससे वो द्रव पदार्थ है वो उबलना शुरू हो जाता है, या फिर वो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन वाष्पीकरण इससे थोड़ा अलग है। वाष्पीकरण इससे अलग कैसे है, ये सुनो कि क्वथनांक से कम तापमान पर, अगर पानी का क्वथनांक 100 है तो 100 डिग्री से कम तापमान पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगे, उसको हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे दोस्तों। थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि क्वथनांक के लिए तो अपने को पानी को जो है 100 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाना जरूरी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या हमेशा ही होता है कि पानी को जो है 100 डिग्री पहुंचे पहले ही वो वाष्पीकरण या भाप बन के उड़ने लगता है, यानी कि गैस में परिवर्तित होने लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को कौन कौन से जो है कारक प्रभावित करते हैं, तो वाष्पीकरण का एक एग्जाम्पल देखो, अपन छोटा सा एग्जाम्पल है, अपन कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े अपन छाया में भी सुखाते हैं, कपड़े अपन धूप में भी सुखाते हैं, कपड़े अपन हवा में भी सुखाते हैं, कहीं पर भी सुखाते हैं। तो कपड़ों से पानी कहाँ जाता है, तो पानी जो है वाष्पीकृत होके पानी उड़ जाता है। तो आप कपड़ों के संदर्भ में आप ये सारे कारक इजीली याद कर पाओगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है दोस्तों, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर। अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मतलब एरिया आपने बढ़ा दिया, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, वाष्पीकरण जल्दी होगा। कैसे,
कैसे, आप समझो कि आप जब कपड़े सुखाते हो, जैसे आपने शर्ट धो के सुखाई है, तो शर्ट को आप ऐसे निचोड़ के सीधा नहीं सुखाते, निचोड़ के आप उस शर्ट को जो है वो आप पूरा फैला के सुखाते हो। फैला के सुखाने का मतलब क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण की दर भी तेज हो जाती है। अगला पॉइंट कौन सा है? तापमान में वृद्धि। तो एक आपने सुबह कपड़ा सुखाया, एक आपने सुखाया दोपहर की धूप में, तो दोपहर में तापमान ज़्यादा होता है, तो आप ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि दोपहर में जो है हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। तीसरा है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता यानी कि नमी। एक बारिश के मौसम में आप कपड़े सुखा रहे हो, एक आप जून की खतरनाक गर्मी में कपड़े सुखा रहे हो। तो बारिश के मौसम में वातावरण जो होता है, वायुमंडल होता है, उसके अंदर नमी होती है, तो कपड़े सूखने में समय लगता है, लेकिन जून के महीने में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। और एक है वायु की गतिकी में वृद्धि। एक है नॉर्मल, जो तापमान तो बराबर है, नॉर्मल है, लेकिन जो है हवा नहीं चल रही है। एक तापमान भी बराबर है लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, तो कपड़े अपने जल्दी सूखेंगे, क्योंकि हवा की गति में वृद्धि भी जो है वाष्पीकरण की दर को तेज कर देता है। पॉइंट आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नहीं तो आपको मैं एक बार वापस बताता हूँ कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक तो कौन सा है? सबसे पहला कारक है दोस्तों हमारा एरिया बढ़ा दो। किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ा दो, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और क्या था? वायु की स्पीड बढ़ जाएगी तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। उसके बाद में तापमान बढ़ा दोगे तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और एक और क्या था? आर्द्रता को कम कर दोगे तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण से एक और गुण होता है शीतलता कैसे बनती है या कैसे होती है। तो शीतलता का मतलब आप क्या समझते हो? शीतलता का मतलब होता है एक प्रकार से ठंडक। जब कोई भी चीज से जब पानी वाष्पीकृत होकर उड़ रहा होता है तो वहां पे अपने को शीतलता का अनुभव होता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम जो है मटके का पानी पीते हैं, हमें ठंडा लगता है, लेकिन हम किसी और बर्तन का, प्लास्टिक के बर्तन का पानी पीते हैं, हमें ठंडा नहीं लगता। हम नहा के आके पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। या फिर हमने जो है परफ्यूम लगाते हैं तो जहाँ परफ्यूम लगाते हैं हमें ठंडक महसूस होती है। यही तो शीतलता के जो है उदाहरण है। तो समझे कैसे कि वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम होती है, उस ऊर्जा को द्रव के कण क्या करते हैं? आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, आसपास की ऊर्जा को लेते हैं। और इस तरह की आसपास की ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या बनती है? शीतलता होती है। यानी कि आप मटके के उदाहरण से समझ सकते हो कि मटके में आपने पानी डाला तो मटके में होते हैं छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छेदों से जो है पानी आता है बाहर मटके का। और वो पानी जब भाप बन के उड़ेगा तो आसपास के कण क्या करेंगे? आसपास की ऊर्जा को वापस लेंगे तो वहाँ क्या बनेगी? शीतलता बनेगी। और शीतलता बनेगी तो मटका ठंडा रहेगा, और मटका ठंडा रहेगा तो आसपास उसका मटके का अंदर का पानी भी क्या रहता है? ठंडा रहता है। दोस्तों गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सूती पहनने के क्या फायदा है, या फिर गर्मियों में क्यों पहनते हैं सूती कपड़े इतने? तो इसका कारण मैंने पहले आपको जो हाईलाइट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यानी कि जब आपने सूती कपड़ा पहना तो सूती कपड़ा अपने पसीने को क्या कर लेता है? अब्जॉर्व कर लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित कर लेगा यानी कि सूती कपड़े के ऊपर पसीना आ गया, ये पसीना क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। और वाष्प बन के उड़ेगा तो वहाँ अपने को जो है शीतलता का भी अनुभव होगा, क्योंकि वो आसपास की ऊर्जा लेंगे तो हमें जो है इतनी गर्मी महसूस नहीं होती सूती कपड़ों में। इसलिए गर्मी में हमें जो है सूती कपड़े पहनने चाहिए। ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ना जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन एसर्शन और जैसे मतलब कथन और कारण वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से सुने। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? यानी कि आपने फ्रिज से पानी निकाला और उसको गिलास में डाल दिया, तो आप देखोगे आपने गिलास के बाहर पानी नहीं गिराया, फिर भी गिलास के चारों तरफ जो है वो भीगी हुई दिखती है, पानी की बूंदें दिखती है। ये बूंदें कहाँ से आई? तो वायु में उपस्थित जलवाष्प, जो अपने चारों तरफ वायुमंडल है, वायु है, इसमें तो जलवाष्प होता ही है, दोस्तों। तो इसी जलवाष्प से क्या होता है? ये जलवाष्प जब इसके आसपास घूम रही होती है तो ये ठंडा ठंडा, इसको जो गिलास ठंडी लिखती है तो ये ठंड गिलास से टकराती है तो ये भी खुद ठंडी हो जाती है। और वाष्प जब ठंडी होती है तो किस में बन जाती है? वो संघनित होके वापस द्रव में बदल जाती है। और वही वाष्प द्रव में बदलती है जो अपने को बाहर क्या दिखती है? जल की बूंदों के रूप में दिखती है। दोस्तों इतना छोटा सा चैप्टर था दोस्तों, हमने जो एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया।
लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट है जो आपने क्या सीखा इसके अंदर जो है पॉइंट है आपको वापस बता देते हैं, ताकि कोई पॉइंट आपके अगर नहीं समझ में आया तो वापस यहाँ समझ लें। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोट किए जो दोस्तों जो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो अपन पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले कणों के आकर्षण बल, कणों के बीच में आकर्षण बल किस में ज्यादा होता है? तो जिसमें कण ज्यादा पास में होंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे, उनमें ज्यादा आकर्षण बल होगा। यानी कि ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम आकर्षण बल किस में होता है? गैसों में होता है। दोस्तों कणों का रिक्त स्थान की बात की जाए, कणों के बीच में खाली जगह की बात की जाए, तो खाली जगह में आपको पता है गैसों में सबसे ज्यादा खाली जगह होती है, उससे कम किस में होती है? द्रव में, और सबसे कम खाली जगह किस में होती है? ठोस में। आयतन की बात की जाए तो दोस्तों आयतन तो ठोस का और द्रव का वो होता है निश्चित, लेकिन गैसों का कैसा होता है? अनिश्चित होता है। और आकार की बात की जाए तो आकार जो है ठोस का निश्चित होता है, लेकिन द्रव और गैस इन दोनों का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो आप पॉइंट ये सारे समझ गए होंगे जो मैंने यहाँ लिखे थे, जो अच्छे पॉइंट थे। उसके बाद में कुछ पॉइंट यहाँ पे, ये सारे पॉइंट जो है ये जो हाईलाइट कर रखे हैं इन्हीं को मैंने समराइज करके लिखा है। दोस्तों अगला ये आपको पॉइंट मैंने समझाई दिया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कि ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातन करने वाले दो पदार्थों के नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल वो आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप कभी अपन कपड़ों के अंदर सुगंधित रखने के लिए अपन जो है कपूर का यूज करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कपड़ों में कपूर तो वो है ही नहीं, वो कपूर क्या होता है? गैस में बदल जाता है। तो वो बिना द्रव में बदले वो सीधा गैस में बदल जाता है। तो कपूर कैसा उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। और एक और पदार्थ है जिसका नाम है नेफ्थलीन, उसका नाम भी आप याद रखेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों गलनांक, क्वथनांक और हिमांक। इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है कि गलनांक क्या होता है, कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी सॉलिड जो है वो द्रव में से चेंज हो जाता है, उसको गलनांक कहते हैं। क्वथनांक यानी उबलना या उबलने वाला पॉइंट, यानी कि कोई द्रव गैस में चेंज हो जाता है, वो न्यूनतम तापमान, उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। और हिमांक यानी हिम का मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ जमाना, यानी कि द्रव का वह न्यूनतम पॉइंट या वह न्यूनतम बिंदु या वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी द्रव ठोस में बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोई भी द्रव बर्फ में बदल जाए या फिर ठोस में बदल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। तो गलनांक और हिमांक दोस्तों, गलनांक और हिमांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी कि आपके पास पानी है और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो वो बर्फ बन जाएगा, और आपके पास बर्फ है और बर्फ आपने 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दी तो वो पानी बन जाएगा। तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है? हिमांक, और 0 डिग्री सेल्सियस ही क्या होता है? गलनांक होता है। लेकिन अपने केल्विन में पूछ ले तो केल्विन भी याद रखो कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन होता है। तो 273 केल्विन गलनांक, 273 केल्विन हिमांक। और क्वथनांक आपको पता ही कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन होता है। निक्षेपण क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण, यानी कि कोई ठोस द्रव में बदले बिना गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वपातन, और कोई गैस द्रव में बदले बिना सीधे ठोस में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? निक्षेपण कहेंगे। वाष्पीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वाष्पीकरण ऐसी घटना है जिसमें क्या होता है कि क्वथनांक बिंदु या क्वथनांक वाला तापमान आए बिना कोई भी द्रव गैस में बदल जाता है बिना क्वथनांक के, उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता था? हमने पढ़ लिया, सतही क्षेत्रफल पर, तापमान पर, आर्द्रता पर और वायु की गति पर निर्भर करता है। और गुप्त ऊष्मा के बारे में हमने पढ़ लिया कि संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। आप इन पॉइंट को वापस भी पढ़ सकते हैं। कुछ दोस्तों यहाँ पे राशियां और मात्रक दिए हुए हैं। एक बात बता दें दोस्तों कि जब हमारी क्लास 9th और क्लास 10th के सारे चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, सबको दोस्तों पढ़ाने का प्रयास करूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपसे ये निवेदन है कि पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियोज आपसे मिस ना हो। ये पॉइंट्स पढ़ाने के बाद दोस्तों जो मेरे नोट्स है उन नोट्स से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, जिसमें सारे के सारे जो राशियां, मात्रक, प्रतीक चिन्ह, विमाएं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वो सभी पढ़ाएंगे। अभी जो है वो पढ़ लेते हैं कि तापमान का मात्रक होता है केल्विन, और भी होते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, लेकिन जो केल्विन है ये कैसे मात्रक है? एसआई मात्रक है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। और एसआई मात्रक कौन से होते हैं? जो एमकेएस पद्धति के जो मात्रक होते हैं उनको एसआई मात्रक कहते हैं। और भी पद्धतियाँ होती है जैसे सीजीएस होती है और एफपीएस होती है, इनके बारे में हम लोग आगे वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। सहती यानी कि मास, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भार का मात्रक न्यूटन होता है।
आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है, घन मीटर होता है। आयतन आपको पता है ना क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसी को आयतन बोलते हैं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर घन मीटर। घनत्व क्या होता है, m/v, यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है दोस्तों। और ये इनके प्रतीक चिन्ह जो आप याद रख सकते हो, केल्विन का K होता है, मीटर का M होता है, किलोग्राम का kg होता है, न्यूटन का N होता है, मीटर क्यूब का यानी घन क्यूब का M क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति घन क्यूब, प्रति का मतलब होता है वो डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो उसकी माइनस में जो है वो घात आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न, जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। लेकिन सारे पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है ऐसे ही वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।